संविधान। आखिर संविधान होता क्या है? संविधान कहते किसे हैं? संविधान से आशय क्या है? यह जानना हमारे लिए, भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। ना किसी के पक्ष में लिखा, ना ही किसी के विपक्ष में लिखा, निष्पक्ष होकर जो भी लिखा, आदर्श भारत के लक्ष्य में लिखा। हमारे देश का संविधान सालों की मेहनत के बाद बनकर तैयार हुआ है और यह किसी एक, दो या तीन व्यक्तियों के द्वारा नहीं, बल्कि एक पूरी सभा के द्वारा बनाया गया है। तो आइए जानते हैं कि संविधान किसे कहते हैं। संविधान का आशय लिखित या अलिखित नियमों के उस समूह से है जो किसी राज्य, संगठन, सरकार के स्वरूप के विभिन्न अंगों की संरचना और अधिकार क्षेत्र, उनके पारस्परिक संबंध, जैसे कि राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा या विधान परिषद या मंत्रिमंडल, इनका आपस में क्या संबंध है, यह दर्शाता है। वह लिखित दस्तावेज यह सभी चीज़ों को दर्शाता है कि सरकार की अलग अलग संरचनाओं का एक दूसरे का आपस में क्या संबंध है। सरल शब्दों में किसी देश के शासन को चलाने वाले नियमों या सिद्धांतों के समूह को संविधान कहते हैं। यह संविधान की एक परिभाषा है। अब संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ? भारत में कैबिनेट मिशन योजना जो 16 मई 1946 को प्रकाशित हुई, उसके अनुसार 1946 ईस्वी में संविधान सभा की स्थापना हुई। भारत का संविधान किस तिथि से लागू माना जाता है? भारत के संविधान निर्माण में कुल मिलाकर 2 वर्ष, 11 माह और 18 दिन का समय लगा। संविधान के प्रारूप को 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया। नागरिकता, निर्वाचन और अंतरिम संसद से संबंधित उपबंध तथा जो अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध थे, वह उसी दिन, मतलब जिस दिन हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 से ही लागू हुआ, और जो शेष संविधान था वह 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 इस तिथि को संविधान लागू होने की तिथि माना जाता है। अब हमारा अगले प्रश्न में आता है, संविधान सभा की किन्हीं 4 समितियों के नाम लिखिए। संविधान सभा की समितियों का जो विवरण है, मतलब हम संक्षेप में प्रस्तुत कर रहे हैं। पहला है प्रक्रियागत मामलों से संबंधित समितियां, जिसमें सबसे पहली आती है प्रक्रियागत नियम समिति, दूसरी है वित्त और कर्मचारी समिति, तीसरी है प्रत्यय पत्र समिति, चौथी है सदन समिति। अब ये जो प्रक्रियागत मसलों से संबंधित समितियां थी, ये चारों, पहली प्रक्रियागत नियम समिति, दूसरी वित्त और कर्मचारी समिति, तीसरी प्रत्यय पत्र समिति और चौथी सदन समिति। इसके बाद हम देखते हैं तथ्यागत मामलों से संबंधित समितियां। सबसे पहली है परामर्शदात्री समिति, जो परामर्श देती थी। दूसरी है संघीय शक्ति समिति, तीसरी है प्रारूप समिति, चौथी है संघ संविधान समिति। ये तथ्यागत मामलों से संबंधित समितियों के नाम हैं। ये हमने संक्षेप में विवरण प्रस्तुत किया है। ये सिर्फ नाम है कुछ समितियों के। 4 प्रक्रियागत मामलों से संबंधित समितियां और 4 तथ्यागत, ये मुख्य नाम है। अब हमारा अगला प्रश्न है, क्या संविधान सभा को जनप्रतिनिधिकारी संस्था माना जा सकता है? तो हमें यह देखना होगा कि संविधान सभा को वाकई में हम जनप्रतिनिधिकारी सभा या संस्था मान सकते हैं। यह बात तो कही जाती है, ज़्यादातर जो विद्वान हैं यह बात मानते हैं, लेकिन माना जाए तो हमारी जो संविधान सभा है जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं थी। उस समय का माहौल उस प्रकार का नहीं था कि जनता द्वारा उस समय प्रत्यक्ष निर्वाचन हो सके, क्योंकि हम 26 नवंबर को हमारी जो 1950 की लागू हुई, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है।
नरेशों, वहाँ के राजाओं द्वारा नामांकित किया गया था। अब उसके बाद यदि हम तकनीकी दृष्टि से देखें तो इस आलोचना में सत्य का कुछ अंश हो सकता है, लेकिन हम मान सकते हैं कि यह जो प्रभुत्वकारी स्थिति के जो चलते हैं संविधान सभा दलगत या सामुदायिक स्थिति तब भी कुछ अधिक भिन्न नहीं होती यदि इसके चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से हुए होते, क्योंकि उसमें जो सदस्य थे वह जनता के बहुत करीब थे, जनता उनको मानती थी, लेकिन भले ही जनता द्वारा निर्वाचित नहीं हुए हो वह सदस्य संविधान सभा के। अब व्यवहारिक दृष्टि से इस आलोचना में कोई विशेष बल नहीं है। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत जिस समय संविधान सभा का गठन किया गया था उस समय संप्रदायगत वैमनस्यता की स्थिति में प्रत्यक्ष निर्वाचन संभव नहीं। जैसा कि हमने पहले देखा कि जो संविधान सभा जिस समय उसका गठन हुआ था उस समय पूरे वयस्क के साथ प्रत्यक्ष निर्वाचन संभव नहीं था, ऐसी स्थिति थी उस समय। दूसरा जो हमारा वो है पॉइंट है वह यह है कि जो संविधान सभा में अल्पसंख्यकों को नेपाली 1, सिख 5, फारसी 3 और एंग्लो इंडियन 3 और जो पिछली हुई जनजाति थी 5 और मुस्लिम 1, मतलब सबका पर्याप्त प्रतिनिधित्व था, सभी को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त था। इसलिए हम इस सभा को कहीं से भी ऐसा नहीं कह सकते हैं कि जनप्रतिनिधिकारी पूरी तरह से यह नहीं कह सकते हैं, और उस समय स्थिति भी नहीं थी कि हम पूरा चुनाव कर सके, मताधिकार के आधार पर चुनाव कर सके। यह कहना उचित नहीं है कि संविधान सभा भारतीय जनमानस की प्रतिनिधिकारी संस्था नहीं थी, पूरी तरह यह कहना उचित नहीं है। अब दलीय दृष्टि से भी संविधान सभा संपूर्ण भारतीय जनमानस का प्रतिनिधित्व करती थी। दलीय दृष्टि से हमने देखा कि यहाँ नेपाली भी थे, सिख भी थे, जो अल्पसंख्यक थे उनको भी यहाँ पर किया गया, पिछड़ी हुई जनजातियाँ, मुस्लिम, सभी को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त था। किसी का मतलब बहुमत नहीं था कि एक ही बल को हमने विशेष ध्यान दिया हो, सभी को पर्याप्त प्रतिनिधित्व था संविधान सभा में। अब दलीय दृष्टि से भी हम पूरी भारत का प्रतिनिधित्व करती थी। जो साम्यवादी दल का कोई भी सदस्य संविधान सभा के लिए निर्वाचित नहीं हुआ था, परंतु मार्क्सवादी और फॉरवर्ड ब्लॉक के सदस्य संविधान सभा के लिए निर्वाचित हुए थे। अब जो समाजवादी दल के ने जो प्रतिनिधित्व अस्वीकार कर दिया था, समाजवादी दल ने प्रतिनिधित्व अस्वीकार कर दिया, परंतु फिर भी समाजवादी विचारधारा रखने वाले अनेक व्यक्ति कांग्रेस की ओर से संविधान सभा के सदस्य थे। अब देखिए, कांग्रेस की ओर से संविधान सभा के सदस्य थे। अब अगला देखते हैं कि जैसे कि हिंदू महासभा के दो पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर जयशंकर और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी संविधान सभा के सदस्य थे। के संत नाम के शब्दों में जनमत का कोई भी ऐसा वर्ग नहीं था जिसे संविधान सभा में प्रतिनिधित्व प्राप्त ना हो, अतः संविधान सभा को जनप्रतिनिधिकारी संस्था माना जा सकता है। हमें ऐसा मानना चाहिए कि संविधान सभा जनप्रतिनिधिकारी संस्था थी। कि संतनाम जी ने भी ऐसा कहा है कि जो जनमत का कोई भी ऐसा वर्ग नहीं था कि जो संविधान सभा में जिनको संविधान सभा में प्रतिनिधित्व प्राप्त ना हो।